हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम कंपनी अकाउंट्स 10+2 के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कि डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं। सबसे पहले हमें पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। जो कंपनी है वो डिबेंचर्स कैसे इशू करती है। बच्चों, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। अब कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी को लोन चाहिए तो वो सोचती है कि मैं लोगों से लोन ले लूँ, तो इसके लिए पब्लिक से वो लोन लेगी। पर वो पब्लिक से लोन कैसे लेगी, क्योंकि पब्लिक को तो कंपनी के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। अब डिबेंचर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक सूचना पत्र जारी करती है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस जो होती हैं डिबेंचर्स इशू करने की वो उसमें लिखी हुई होती हैं। और जो ये सूचना पत्र कंपनी जारी करती है जिसमें सभी टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई होती हैं डिबेंचर्स इशू करने की, जैसे जो डिबेंचर्स है वो कितने मूल्य का होगा, उसकी कूपन रेट क्या होगी, कितने टाइम बाद उसका पैसा वापस किया जाएगा। तो जो ये सूचना पत्र है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोस्पेक्टस। इसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रविवरण, जिसमें कंपनी जो शेयर्स या डिबेंचर इशू करती है उसकी सारी डिटेल इसमें दी गई होती है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है या कंपनी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कंपनी क्या करती है, इस प्रोस्पेक्टस को अखबारों में छपवा देती है और लोगों के पास जैसे ही न्यूज़पेपर पहुंचता है उन्हें पता लग जाता है कि जो ये कंपनी है ये डिबेंचर्स इशू कर रही है, इतना इसका प्राइस है और इतने टाइम बाद इसका पैसा वापस किया जाएगा और इतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। पब्लिक सोचती है कि हाँ, जो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है वो बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वो सोचते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कंपनी का एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है इस काम के लिए, ठीक है बच्चों। ये कंपनी का बैंक अकाउंट है। अब इनको फॉर्म मिल गया, वो क्या करेंगे, उस फॉर्म को फिल करके प्लस एप्लीकेशन मनी जो होती है वो उसके साथ कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते जाते हैं जिसने भी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने हैं। और जो ये बच्चों कंपनी का जो ये बैंक अकाउंट होता है ये सेपरेटली खोला जाता है सिर्फ इसी काम के लिए। इसमें सिर्फ जो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करने हैं उसकी जो एप्लीकेशन मनी होती है सिर्फ वही डिपॉजिट करवाई जाती है, इसके अलावा कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवाया जाता। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंपनी है उसने अपनी जो डिबेंचर की सारी अमाउंट है वो सारी एप्लीकेशन के साथ मंगानी है या उसने वो किस्तों में मंगानी है। उसके बाद अब एप्लीकेशंस आ गई, जितनी तारीख कंपनी ने अप्लाई करने की दी है उससे पहले जिसने अप्लाई किया है वो सारे जो फॉर्म्स होते हैं जब डेट क्लोज हो जाती है उसके बाद वो फॉर्म्स कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद कंपनी अपनी प्रोसेस शुरू करती है। कंपनी देखती है कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, जितने हमने डिबेंचर्स इशू करने हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस तो नहीं आई या उससे कम आई हैं। अगर डिबेंचर्स जितने कंपनी ने इशू करने हैं उतनी एप्लीकेशंस आई हैं या उससे कम आई हैं तो कंपनी क्या करेगी, उन्हें डिबेंचर्स इशू कर देगी। अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं तो कंपनी क्या करती है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। एक तो वो पर्सन जिनकी हमने एप्लीकेशन क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है, और एक वो जिनकी एप्लीकेशंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें कोई फॉल्ट होता है उनको वो रिजेक्ट कर देती है। मीन्स इन्हें कंपनी के डिबेंचर इशू नहीं किए जाते। और जो सारी टर्म्स और कंडीशंस जो कंपनी ने
रखी होती हैं डिबेंचर्स इशू करने के टाइम पर, अब वो फुलफ़िल करते हैं, उनकी एप्लीकेशन कंपनी क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें डिबेंचर्स इशू कर देती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी प्रोसेस थी जो मैंने आपको अभी करवाई कि डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं। अब देखो बच्चों, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है। अब कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कि जो डिबेंचर है उसे एट पार पर इशू कर दिया जाए, मीन्स सम मूल्य पर इशू कर दिया जाए। मीन्स हमारे पास 10 रुपये का डिबेंचर है, कंपनी उसे 10 रुपये में ही डिबेंचर होल्डर्स को दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं एट पार या सम मूल्य पर निर्गमित करना। सेकेंड केस है एट प्रीमियम पर। कई बार क्या होता है, कंपनी की जो रेपुटेशन होती है मार्केट में वो बहुत अच्छी होती है, तो कंपनी जितने डिबेंचर्स इशू करती है एप्लीकेशन उससे ज़्यादा रिसीव होंगी। कंपनी को पहले से ही इस बात के बारे में पता है कि ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो कंपनी क्या करती है, वहाँ पर जो वो 10 वाला जो डिबेंचर्स है वो क्या करती है, 12 रुपये में इशू कर देती है। मीन्स 2 रुपीज़ लोगों से एक्स्ट्रा मंगवाएगी। मंगवाने के टाइम पर 10 + 2 12 रुपये मंगवा रही है, लेकिन वापस करने के टाइम पर कितने वापस करेगी उनको, 10 रुपये। तो ये है हमारा डिबेंचर एट प्रीमियम। जितने का डिबेंचर हो, कंपनी अगर उससे ज़्यादा मूल्य पर डिबेंचर होल्डर को इशू करे, उसे बोलते हैं प्रीमियम पर निर्गमित करना। थर्ड केस है जब कंपनी मार्केट में नई है या उसकी रेपुटेशन कम है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर है उसे उसके फेस वैल्यू प्राइस से कम प्राइस में इशू कर देती है। मीन जैसे 10 रुपये का डिबेंचर था हमारा, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को इशू कर दिया 9 रुपये में, तो कंपनी ने क्या किया, 1 रुपया डिबेंचर होल्डर से कम लिया, तो ये 1 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट। इसे बोलते हैं डिस्काउंट पर इशू करना। एट पार और एट प्रीमियम, ये दोनों कंसेप्ट जो थे आपने इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में कर लिए होंगे, बट एट डिस्काउंट वाला जो कंसेप्ट है वो इस चैप्टर में नया है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है, एट पार पर इशू करती है, तो क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चों, आपने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कर ही लिया है, तो इसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही होती है जैसे हम शेयर इशू करते हैं। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करें और साथ ही डिफरेंस देखें कि इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में कितना डिफरेंस होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जब जो डिबेंचर्स हैं एट पार पर इशू किए गए हैं, तो इस साइड मैंने नोट कर ली जर्नल एंट्रीज डिबेंचर की, और इस साइड मैंने नोट कर ली जर्नल एंट्रीज शेयर्स की, जब शेयर्स एट पार पर इशू किए जाते हैं। देखो बच्चों, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें एप्लीकेशन मनी क्या होती है, सबसे पहले रिसीव होती है। लॉग फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं शेयर के केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गई। तो अब यहाँ पर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स के केस में हम क्या एंट्री करेंगे, वही सेम एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है वो किसकी है, डिबेंचर्स की, तो ये आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो बच्चों क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, यहाँ पर शेयर वर्ड का यूज़ किया गया है, बस यहाँ पर हमने शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड का प्रयोग करना है। सेकंड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो हमें शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो अब जो डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी है वो हमने ट्रांसफ़र करनी है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट।
बच्चों डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज वर्ड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे पास डिबेंचर्स होंगे उनकी परसेंटेज हमें दे रखी होगी कि उसकी कूपन रेट क्या है, तो वो हमने यहाँ पर लिखनी है। तो अब यहाँ पर एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। इसमें और इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर शेयर कैपिटल था, उसकी जगह हमने यहाँ पर डिबेंचर्स लिख दिया। एंट्री बिल्कुल सेम है। उसके बाद है थर्ड, एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन द अनअलॉटेड शेयर्स। अब जिन शेयर होल्डर्स को हमने शेयर नहीं दिए उनका पैसा हमने वापस कर दिया एप्लीकेशन का। जब आया था एंट्री करी थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब वापस करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हम किसकी एप्लीकेशन मनी वापस करेंगे, डिवेंचर्स की, जिनको हमने डिवेंचर्स नहीं देने, जो कंपनी की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो हम उनको पैसा वापस कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एंट्री है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बस शेयर की जगह यहाँ पर डिवेंचर आ गया। उसके बाद अब जिन शेयर होल्डर्स को हमने शेयर दे दिए, अब हम उनकी अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे, तो उनकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। तो हम एंट्री करेंगे शेयर के केस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिबेंचर के केस में एंट्री क्या होगी हमारे पास, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, सेम एंट्री है, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जहाँ पर शेयर कैपिटल है उसकी जगह आपने डिवेंचर्स लिखना है, और जहाँ पर शेयर है वहाँ पर डिवेंचर कर देना है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट मनी क्या होगा, हमें रिसीव हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो गई तो पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया शेयर्स के केस में, और शेयर अलॉटमेंट की मनी आ रही है तो शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे डिबेंचर की अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, आसान है ना, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर शेयर लिखा था, यहाँ पर हमने डिवेंचर लिख दिया। उसके बाद जैसे शेयर्स होते हैं उनकी कॉल्स भी हम मंगाते हैं, तो अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल हम मंगा रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू हो गई, तो यहाँ पर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम डिबेंचर्स की फर्स्ट कॉल मंगा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, शेयर की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। उसके बाद हमें फर्स्ट कॉल मनी जो है वो रिसीव हो जाएगी। फर्स्ट कॉल मनी हमें जब रिसीव होगी शेयर्स के ऊपर, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो सेम हम डिबेंचर्स में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेम अगर कंपनी शेयर्स के ऊपर सेकंड कॉल भी मंगा रही है तो उसकी सेकंड कॉल मनी ड्यू हो जाएगी, तो उसकी एंट्री कंपनी करेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड कॉल मनी हमें रिसीव हो गई। जब सेकंड कॉल मनी हमें रिसीव होगी तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास
डिबेंचर्स की सेकेंड कॉल मनी हमें रिसीव हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर सारी एंट्रीज हो गई। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उस केस में कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जो कुछ डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो अपनी जो कॉल्स मनी है वो अलॉटमेंट के साथ भेज देते हैं या एप्लीकेशन के साथ ही वो पे कर देते हैं, तो उनकी मनी हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है। तो उस केस में हमने उसकी क्या जर्नल एंट्री करनी है। शेयर्स के केस में क्या होता है, जब हमें कॉल्स मनी एडवांस में रिसीव हो जाती है तो बैंक में अमाउंट आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो जब कॉल्स एडवांस में हमें रिसीव होती हैं उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यहाँ पर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं बच्चों, तो उसकी हमें कॉल्स एडवांस में रिसीव हो गई हैं, तो उसकी भी बिल्कुल सेम यही एंट्री यहाँ पर की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है बच्चों, जो कॉल हमें रिसीव हो चुकी है। और उसके बाद क्या होगा, जब कॉल हमारी ड्यू हो जाएंगी उसकी हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद जब एक्चुअल हमें टाइम पर जब कॉल मनी रिसीव होगी तो उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब हमें कॉल मनी रिसीव होगी एक्चुअल में जिसकी कॉल्स पहले एडवांस में आ चुकी हैं, तो एंट्री क्या होगी, जिन कॉल्स का पैसा आना बाकी है उसका पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जिन शेयर होल्डर ने पैसा हमें पहले ही दे दिया है तो उनकी कॉल्स तो पहले ही आ चुकी हैं, उसे भी हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। जब रिसीव हुई थी उसको क्रेडिट किया था, अब उसे ख़त्म कर देंगे क्योंकि उनका जो एक्चुअल टाइम है वो आ गया है पे करने का। और हमें ये पता भी लग जाएगा कि इतने पैसे जो हैं ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से आ चुके हैं। टू शेयर कॉल अकाउंट, अगर वो फर्स्ट कॉल होगी तो हम लिख देंगे यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल, अगर वो सेकंड कॉल होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू शेयर सेकंड कॉल। अब यहाँ पर हम डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं तो सेम वही एंट्री होगी जो शेयर्स के केस में होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जर्नल एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर्स की हमारी कंप्लीट हो गई। और साथ के साथ हमने ये भी किया कि इशू ऑफ शेयर्स के केस में क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो इससे आपको अच्छे से पता लग गया कि शेयर्स के केस में और डिबेंचर्स के केस में ऑलमोस्ट जो एंट्रीज हैं वो सेम ही हैं। आइए तो अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, गोविंद लिमिटेड इशू 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। गोविंद लिमिटेड ने 5000 डिबेंचर्स इशू करने हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है और उसके ऊपर जो कूपन रेट है बच्चों वो कितनी है, 12%। और जो गोविंद लिमिटेड है उसने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो एट पार पर इशू किए हैं और उसमें से उसने क्या किया है, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज़ मंगाए हैं, अलॉटमेंट पर भी 20 मंगवाए हैं, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर मंगवाए हैं और फाइनल कॉल पर भी 30 रुपीज़ मंगवाए हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स। अब कंपनी ने इशू करने थे 5000 डिबेंचर्स लेकिन एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास 6000 डिबेंचर्स की। एप्लीकेशंस फॉर 4500 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड। जो कंपनी ने क्या किया, 4500 डिबेंचर्स की जो एप्लीकेशन थी वो तो एक्सेप्ट कर ली, मीन्स 4500 डिबेंचर्स को कंपनी 4500 डिबेंचर्स ही इशू कर देगी। एंड एप्लीकेशंस फॉर 800 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 500 डिबेंचर्स। जो 800 डिबेंचर्स थे हमारे पास उनको कंपनी सिर्फ कितने डिबेंचर्स अलॉट करेगी, 500 डिबेंचर्स अलॉट करेगी। मीन जो 300 की उनकी एप्लीकेशन मनी एक्सेस में हमें रिसीव हुई है वो आगे एडजस्ट कर देगी उनकी अलॉटमेंट मनी में या उनकी कॉल्स में। एंड एप्लीकेशंस फॉर 700 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशंस थी 700 की वो कंपनी ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, मीन इनको कोई भी डिबेंचर कंपनी ने नहीं दिया।
मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वाज यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। जो एप्लीकेशन मनी हमें एक्सेस में रिसीव हुई है, कौन सी वाली, ये 800 डिबेंचर्स की, वो कंपनी किसके लिए यूटिलाइज कर लेगी, अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ये मानकर चलना है कि सारी जो मनी है वो हमें टाइम पर रिसीव हो चुकी है, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर्स। जो फाइनल कॉल है वो 200 डिबेंचर्स की हमें रिसीव नहीं हुई है। सबसे पहले बच्चों, जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कौन से वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। मीन्स 5000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास 6000 डिबेंचर्स की आ गई हैं। तो उस केस में आपने एक टेबल बनाना है, मैं आपको टेबल बनाकर दिखाऊंगी, तो उससे आपको जो क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। अभी बच्चों हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को रीड आउट किया, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो कंपनी है उसका जो एक डिबेंचर है वो कितने का है, 100 का। ठीक है, कंपनी उसमें से 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मंगा रही है, एप्लीकेशन मनी 20 रुपये, और जो कंपनी है अलॉटमेंट पर भी 20 रुपये मंगा रही है। उसके बाद जो कंपनी है 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर मंगा रही है, और लास्ट जो 30 रुपीज़ बचे वो कंपनी सेकंड कॉल पर मंगा रही है। ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी है। टोटल 100 रुपये का तो जो शेयर था उसको कंपनी किस्तों में मंगवा रही है। अब यहाँ पर कंपनी ने इशू करने हैं 5000 डिबेंचर्स, लेकिन लोगों ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया, 6000 डिबेंचर्स के लिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने हमने इशू करने हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ गई। तो हमने क्या किया बच्चों, अप्लाई वालों का अलग कॉलम बना लिया और अलॉटेड वालों का अलग कॉलम बना लिया। अब जिसने 4500 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 4500 डिबेंचर्स ही दे दिए। सेकंड, जिन्होंने 800 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने सिर्फ 500 डिबेंचर्स ही दिए हैं, लेकिन जो इनकी 300 की एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है उसको वापस नहीं किया गया, उसको उनकी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया गया। और जो 700 डिबेंचर्स हैं उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, मीन इनका पैसा हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो 700 डिबेंचर्स हैं उनकी एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 20 के हिसाब से 14,000, ये हमने उनको रिटर्न कर दी। तो बैंक में से पैसा हमारे पास से चला गया। ठीक है, अब जिन्होंने 4500 के लिए अप्लाई किया था उनको 4500 ही दे दिए, मीन ना तो इनका पैसा कम आया ना ज़्यादा आया, तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, जिन्होंने 800 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 500 डिबेंचर्स दे दिए, उनका कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अब यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। 800 डिबेंचर्स थे हमारे पास, 20 रुपीज़ उन्होंने एप्लीकेशन के भेजे थे, टोटल हो गई ये हमारे पास 16,000 रुपीज़, और 500 डिबेंचर्स हमने उनको अलॉट कर दिए। तो 20 के हिसाब से उनका जो 10,000 रुपीज़ था वो किस में एडजस्ट हो गया, उनकी एप्लीकेशन मनी में। ठीक है, तो 6,000 रुपीज़ हमारे पास एक्सेस बच गए। अब हम ये देखते हैं कि उनका अलॉटमेंट कितना बनता है। 500 डिबेंचर्स हैं, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के हिसाब से उनका जो अलॉटमेंट बनता है वो भी 10,000 रुपीज़ ही बनता है, लेकिन उनके पास एक्सेस कितने बचे हैं, 6,000 रुपीज़, जो एप्लीकेशन में एडजस्ट करने के बाद बच गए। तो ये 6,000 रुपीज़ हम उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट इनटू अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो चुकी है,
तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 6000 डिबेंचर्स की आई है 20 के हिसाब से, ये हो गई 1,20,000 की। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है डिबेंचर्स में। अब 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 में टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर डिबेंचर्स में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी बच्चों, जितने कंपनी ने इशू करने हैं। 5,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं, 5,000 इंटू 20, ये कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। अब कंपनी ने कुछ डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस भी किया है, तो टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, 700 डिबेंचर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, 14,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और कुछ की जो एप्लीकेशन मनी है वो हमने कहाँ पर एडजस्ट की है, उनकी अलॉटमेंट में। तो अब ये यहाँ पर हम एंट्री करेंगे टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 रुपीज़। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 1,20,000, और ये भी क्या है, 1,20,000। तो आपको बच्चों ये एंट्री समझ में आ गई कि कैसे कैसे हमने जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करनी है। जिनका पैसा वापस कर दिया तो वो आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट में, और जिनको हमने जितने हमने डिबेंचर्स इशू करने हैं उतनी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है। और जिन्होंने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमने उनको 500 शेयर्स दिए थे, उनकी जो एक्सेस मनी थी वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद अब जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं उनकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, तो एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। हमने 5,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं, और एक जो डिबेंचर की हमारे पास अलॉटमेंट मनी है वो 20 रुपये है, यहाँ पर हमने किया था। तो ये हो गई टोटल मनी 1 लाख रुपीज़। अब देखो बच्चों, जो ये 1 लाख रुपीज़ अब आने हैं अलॉटमेंट के, उसमें से हमने 6,000 जो है वो पहले से एडजस्ट कर रखे हैं, तो हमें कितनी अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, 94,000। तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा, 94,000। ठीक है बच्चों, 1 लाख आना था, 6,000 जो एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट करी है अलॉटमेंट में वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद कंपनी की फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की ड्यू होने की 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 5,000 डिबेंचर्स हैं, और एक डिबेंचर की जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की है, 30 रुपीज़ की। 5,000 इंटू 30, तो ये हो गया हमारे पास 1,50,000। और कोई डिबेंचर होल्डर हमारे पास ऐसा नहीं है जिसने अपनी पेमेंट ना करी हो, तो सारी ये जो फर्स्ट कॉल है वो हमें रिसीव हो गई है टाइम पर। तो एंट्री क्या करेंगे फर्स्ट कॉल के रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी, 1,50,000 रुपीज़।
ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, हमारी सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगी, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। तो एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1,50,000, 1,50,000। ये कैसे आया, 5,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की फ़ाइनल कॉल मनी 30 रुपीज़ है। अब हम ये देखेंगे कि फ़ाइनल कॉल हमें कितनी रिसीव हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक डिबेंचर होल्डर है, उसके पास 200 डिबेंचर्स हैं, उसने अपनी फ़ाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट ड्यू हुई है उसमें से जो पैसे हमें रिसीव नहीं हुए वो हम माइनस कर देंगे। अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितनी है, वो 1,50,000 रुपीज़ की, लेस जो ये पैसे नहीं आए उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर्स। 200 डिबेंचर्स की है, 30 रुपीज़ एक की है फाइनल कॉल, तो ये 6,000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए। तो फाइनल कॉल हमें कितनी रिसीव हुई, 1,44,000। ये है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। तो इसकी हम क्या जर्नल एंट्री बच्चों पास करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मनी हमें रिसीव हो गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट निकाली है अभी हमने, 1,44,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमें फाइनल कॉल रिसीव होगी और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड इलस्ट्रेशन है अब हमारे पास बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, त्रिपाठी लिमिटेड इशू। त्रिपाठी लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 डिबेंचर्स, 11% ऑफ 100 रुपीज़ ईच। जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपये का है और जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की रेट है बच्चों वो कितनी है, 11% है। पेबल एज फॉलो, और कैसे कैसे मंगाए हैं उन्होंने, 25 रुपये तो उन्होंने एप्लीकेशन पर मंगा लिए, 35 रुपये उन्होंने अलॉटमेंट पर मंगा लिए और 40 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल के रूप में मंगा लिए। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, हमने जितनी इशू करने थे डिबेंचर्स उतने डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई। ए द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स, एक हमारे पास था डिबेंचर होल्डर जिसका नाम था ए, उसने 500 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था। पेड द एंटायर अमाउंट ऑन द होल्डिंग ऑन द अलॉटमेंट, उसने अपनी जो सारी अमाउंट थी वो किसके साथ भेज दी, अलॉटमेंट के साथ भेज दी। मीन्स अलॉटमेंट के साथ साथ जो बाकी पेंडिंग था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 रुपये वो भी उसने अलॉटमेंट के साथ भेज दिए। एंड बी द होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर्स, बी जो था जिसके पास 100 डिबेंचर्स थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट, उसने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और ना ही उसने अपनी जो फाइनल कॉल है वो भी पे नहीं की। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें कि कैसे हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि त्रिपाठी लिमिटेड जो कंपनी है वो डिबेंचर्स इशू कर रही है। 20,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करने हैं। ठीक है बच्चों, और एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपीज़ का है और उसमें से वो 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मंगा रही है, 35 रुपीज़ वो अलॉटमेंट पर मंगा रही है और 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगा रही है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल इसका 100, ना कोई डिस्काउंट है और ना ही कोई प्रीमियम है और सारी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो चुकी हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इतना क्वेश्चन हमें पड़ा, 20,000 डिबेंचर्स हैं
और 25 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है। तो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी उसकी हम एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। $20,000 इंटू 25, तो ये आ गई हमारे पास एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई है 5 लाख रुपीज़। उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद क्या होगा, हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 35 रुपीज़ की, 20,000 डिबेंचर्स के हिसाब से। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। कितनी आ गई है हमारे पास? 7 लाख रुपीज़। कैसे आई? 20,000 इंटू 35, 20,000 डिबेंचर है हमारे पास और एक डिबेंचर की अलॉटमेंट मनी 35 रुपये की है। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी हुई है। देखो बच्चों, हमारे पास 20,000 डिबेंचर थे, 35 के हिसाब से हमारी अलॉटमेंट मनी बन गई जो ड्यू हो गई 7 लाख रुपीज़। अब एक डिबेंचर होल्डर था जिसने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, उसके पास कितने डिबेंचर हैं बच्चों? 100 डिबेंचर हैं इंटू 35, तो ये 3,500 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए, नॉट रिसीव्ड। तो यानी अलॉटमेंट के हमें कितने रिसीव हुए हैं? 6,96,500 रुपीज़। ठीक है बच्चों। और एक शेयर होल्डर था हमारे पास ए, उसने क्या किया, उसके पास 500 डिबेंचर थे, उसने अपनी सारी अमाउंट जो थी अलॉटमेंट के साथ भेज दी। देखो बच्चों, उसने अलॉटमेंट मनी तो भेजनी ही थी, प्लस उसने क्या एक्स्ट्रा भेजा, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच गई हमारी वो उसने इसके साथ भेज दी अलॉटमेंट के साथ। तो ये आ गई मनी हमारे पास 20,000। तो टोटल हमें कितने रिसीव हुए? जब अलॉटमेंट की मनी आनी थी हमारे पास बैंक में आ गए 7,16,500, जिसमें से अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है हमें 6,96,500, और जो ये 20,000 रिसीव हुए हैं ये क्या हो गया बच्चों? कॉल इन एडवांस, जो उसने एडवांस में पैसे जमा करवा दिए अलॉटमेंट के साथ। तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जब हमने देखा अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में कितनी अमाउंट है? 7,16,500, उसमें से अलॉटमेंट मनी के हमें रिसीव हुए हैं, उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट से। कितने? 6,96,500, और जो ये 20,000 एक्स्ट्रा आए हैं ये किस चीज़ के आए हैं? कॉल इन एडवांस के। तो ये कॉल इन एडवांस अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? क्रेडिट हो गया, जैसे हम शेयर वाले चैप्टर में करते थे जब हम शेयर इशू करते थे। तो ये आ गई 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट मनी हमारी रिसीव हो गई तो हमारी कॉल क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। तो 11% डिबेंचर्स की हम कॉल ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी 11% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से होगी? 40 रुपीज़ एक डिबेंचर की कॉल मनी है और 20,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं।
तो ये ड्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास 8 लाख रुपीज़, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। ठीक है बच्चों, तो ये हम पोस्ट कर देंगे टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट 8 लाख रुपीज़। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉल मनी हमें अब कितनी रिसीव हुई है। देखो बच्चों, 8 लाख रुपए तो हमारी जो थी अमाउंट ड्यू हो गई, इसमें से जो 20,000 रुपया है वो हमें पहले ही मिल चुका है, क्योंकि एक जो डिबेंचर होल्डर था उसके पास 500 डिबेंचर थे, उसने अपनी कॉल्स की मनी अलॉटमेंट के साथ भेज दी। तो ये वो अमाउंट जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है वो क्या करेंगे, लेस कर देंगे कॉल इन एडवांस। कितना, 20,000 रुपये से। तो इस हिसाब से हमारे पास 7,80,000 रुपये हमें रिसीव होने चाहिए थे कॉल्स के, लेकिन एक जो डिबेंचर होल्डर था हमारा बी, उसने अपनी कॉल्स भी नहीं पे की है और अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे की है। तो अब उसके पास 100 डिबेंचर्स हैं और 41 की कॉल मनी है, तो उसकी जो कॉल्स की मनी हमें रिसीव नहीं हुई वो कितनी आ गई बच्चों, 4,000 रुपीज़। वो भी हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमें रिसीव नहीं हुई। तो नेट अमाउंट आ गई ये जो हमें रिसीव हुई है कॉल पर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। ठीक है बच्चों, तो अब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव हो गई 7,76,000, और जो ये कॉल्स की मनी एडवांस में आ गई थी यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट किया था, तो अब ये यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गई है डेबिट 20,000 से। ये हम इसको इसलिए भी यहाँ पर शो करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि 7,76,000 तो हमें इस बार रिसीव हुए हैं और 20,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। अगर हम इसको डेबिट नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि इसकी अमाउंट जो है वो पहले आ चुकी है। 11% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया हमारे पास 7,96,000 रुपीज़। जो अमाउंट हमें 4,000 रुपीज़ बच्चों रिसीव नहीं हुई है वो हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही अपने आप जो बैलेंस होगा 8 लाख में से 7,96,000 हम जब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो वो 4,000 किसका बैलेंस शो होगा, हमारे पास कॉल इन एरियर का। कॉल इन एरियर को हम सेपरेटली शो नहीं करते, लेस करके उसको दिखाते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।